हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? डियर स्टूडेंट्स, इस समय हम क्लास 12 फिजिक्स का पहला चैप्टर सीख रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है गॉस प्रमेय। गॉस प्रमेय वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता रहता है। तो आप इस टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से सीखने का प्रयास करें और आप पूरा वीडियो देखें। आपको एक ही बार में टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो गॉस प्रमेय वास्तव में जैसे कूलाम के नियम से हम क्या करते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले बल की गणना करते थे, या किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करते थे। कूलाम का नियम जब हमने पढ़ा था तो वहाँ पर हमने दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल को सीखा था। यह बराबर आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान में R²। और वहां पर हमने विद्युत क्षेत्र की जब गणना की थी तो E बराबर हमें मिला था विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R²। ये दो फार्मूला हमने सीखा था। वास्तव में कूलाम का नियम जो होता है वो बिंदु आवेश के लिए लागू होता है। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने आपको सतत आवेश वितरण पढ़ाया था। तो गॉस का प्रमेय जो होता है ये सतत आवेश के लिए जो है लागू किया जाता है। तो अब गॉस का प्रमेय क्या होता है इसको हम सीखने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दें, बहुत ही आसान टॉपिक है। जैसे मान लेते हैं अगर कहीं पर कोई आवेश उपस्थित है, मान लेते हैं कोई +Q आवेश है, तो अगर ये +Q आवेश है तो आवेश के कारण उसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आप लोग जानते हैं। क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि आवेश से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। कुछ इस प्रकार ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से बाहर की तरफ निकलती हैं। और इन विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि इस आवेश के चारों तरफ अगर हम किसी बंद पृष्ठ की कल्पना कर लें, मान लेते हैं कोई गोलाकार बंद पृष्ठ है, ये कोई गोलाकार ऐसे बंद पृष्ठ है, तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं इस बंद पृष्ठ से लंबवत पास कर रही हैं। तो ये जो बंद पृष्ठ है आपका, इसको कहते हैं बंद पृष्ठ। ये बंद पृष्ठ जो है ये गोलाकार है और विद्युत क्षेत्र रेखाएं ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या ही विद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो अगर हम फ्लक्स बोले तो आप लोग समझ लेना कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को काउंट करके बोला जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? गॉस का प्रमेय कहता है किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ बन गया, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबवत गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये होता है गॉस का प्रमेय। तो अगर मान लेते हैं कि ये जो बंद पृष्ठ है गोलाकार बंद पृष्ठ बन गया, इससे गुजरने वाला कुल फ्लक्स फाई हो, तो ये जो फाई होता है, तो पहले इस रूल को हम लिख देते हैं, उसके बाद और अच्छे से आपको समझाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। तो अगर हम इसको लिखें तो गॉस का प्रमेय कहता है किसी थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबवत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे
कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस का प्रमेय है। गॉस का प्रमेय क्या कहता है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबोत विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो हमने यही फिगर बनाया था। इस फिगर को थोड़ा सा नीचे बना करके एक बार आपको समझाते हैं। हमने कहा जैसे मान लेते हैं कोई प्लस क्यू आवेश उपस्थित है, तो आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं। अब मान लेते हैं इस आवेश के चारों तरफ हमने एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली। ये क्या है? बंद पृष्ठ। तो इस बंद पृष्ठ से कह रहा अभिलंबोत, अभिलंबोत मतलब इस पृष्ठ से जब ये फ्लक्स निकल रहा है या विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो ये एकदम लंबवत निकल रही है। अभिलंबवत का मतलब 90 के कोण पर। तो पृष्ठ से 90 कोण पर ऐसे निकल रही है 90 पर। तो इस पृष्ठ से अभिलंबवत जो गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स होगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो संख्या है, मान लेते हैं कुल फ्लक्स कितना है? फाई है। तो ये फाई पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, तो पृष्ठ इस पृष्ठ द्वारा घिरा कुल आवेश कितना है? प्लस क्यू ही है। तो इस आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना होता है। इसका मतलब 1/ε0 से हमें क्या करना है? इसमें मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि फाई बराबर हमें क्या मिल जाएगा? Q/ε0। यही होता है आपका गॉस का प्रमेय। तो अब गॉस के प्रमेय को तो हमने समझ लिया। अब हम गॉस के प्रमेय को प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर ε0 क्या होता है? ε0 आपका निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता होती है। तो अब इसको हम सिद्ध करने जा रहे हैं। तो इसको मिटा देते हैं। अब हम गॉस के प्रमेय को प्रूव करने जा रहे हैं। कहेंगे गॉस प्रमेय को सिद्ध करना। तो गॉस के प्रमेय को हम प्रूव कैसे करेंगे? हम जानते हैं अगर कोई बंद पृष्ठ है, और आप ध्यान रखना जो गॉस का प्रमेय होता है ये केवल सर्कुलर पृष्ठ के लिए ही वैलिड नहीं होता है, ये अनियमित आकार के पृष्ठ के लिए भी वैलिड होता है। तो अब हम गॉस के प्रमेय को प्रूव करने के लिए एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। यह है एक बंद पृष्ठ। अब मान लेते हैं इस बंद पृष्ठ, ये जो बंद पृष्ठ है गोलाकार है। अब इसके केंद्र पर कोई आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश है। तो इस आवेश के कारण इसके चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलेंगी। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे निकल रही होंगी। इसको बना लेते हैं रेड कलर से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल रही होंगी। ये प्लस क्यू आवेश है। तो ये जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या है होती है, यही विद्युत फ्लक्स होता है। तो गॉस का प्रमेय वास्तव में कहता क्या है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमने अभी आपको बताया था फाई इक्वल टू कितना था, आया था Q इंटू 1/ε0 हमने किया था। तो हमें मिला था फाई इक्वल टू Q/ε0। ये तो हमारा टारगेट है, हमें सिद्ध करके इतना जो है सिद्ध करना है। अब समझो बात को। मान लेते हैं इस केंद्र बिंदु पर जो प्लस क्यू आवेश रखा है, ये केंद्र बिंदु O है। अब हमने जब आपको घन कोण पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था
कि जो पृष्ठ है, अगर हम इसके एकांक पृष्ठ को लें तो जो एकांक क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा को भी हमें बताना पड़ता है। तो अगर मान लेते हैं जो गोलाकार पृष्ठ है इसका पूरा क्षेत्रफल a है, इस गोलाकार पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल a है, और इसके सूक्ष्म क्षेत्रफल को अगर हम लेते हैं तो सूक्ष्म क्षेत्रफल dA हो गया मान लिया। अब इसके केंद्र बिंदु से अगर हम इसको मिलाएं तो ये जो दूरी है उसको हमने मान लिया r है, ये बिंदु P है। अब समझो बात को, इस थोड़े से गोले के पृष्ठ के थोड़े से भाग का हमने क्षेत्रफल मान लिया है dA है। अब इस थोड़े से भाग द्वारा इस केंद्र पर जो है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा वो जो है घन कोण होगा। और हमने आपको जब घन कोण पढ़ाया था उसमें बताया था कि जो गोला होता है स्फीयर, उसका जो कर्व सरफेस होता है वास्तव में पूरा फ्लैट नहीं होता, थोड़ा सा इंक्लाइन होता है। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर लेते हैं, तो अगर पृष्ठ फ्लैट होगा तो पृष्ठ के क्षेत्रफल के साथ पृष्ठ की लंबवत बाहर की ओर ऐसे हो जाएगी। लेकिन ये तो पृष्ठ कुछ ऐसे होगा, यानी कि कुछ ऐसे उभरा हुआ होगा, तो ये तो जो है झुका है ऐसे। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर ली जाती है, बात आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। तो अगर इतने से dA पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा हम बात करें तो पृष्ठ के क्षेत्रफल की दिशा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर नीचे आ जाएगा, तो इसको कहेंगे dA और ऊपर एरो लगा के बोल देते हैं क्षेत्रफल सदिश, इसको बोल देंगे क्योंकि हमने इसको जो इस क्षेत्रफल को दिशा के साथ लिया है। जब एकांक क्षेत्रफल को हम काउंट करते हैं तो उसकी दिशा को हमें बताना पड़ता है, तो इसको बोलेंगे क्षेत्रफल सदिश। और आप समझो बात को, जो ये जो बंद पृष्ठ है गोलाकार, ये गोलाकार है, लिख देते हैं यहाँ पर, ये गोलाकार जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ का हमने केंद्र O मान लिया है। अब इसके वक्र पृष्ठ पर कहीं हमने यहाँ पर मान लिया है कि बिंदु P है, तो O से P की दूरी हमने R मानी है। तो O से P की जो दूरी है ये लंबवत दूरी है या न्यूनतम दूरी, तो इसको हम इस दूरी को जो है विस्थापन सदिश कह सकते हैं। तो ये क्या है आपको, वास्तव में दो स्थानों के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वो विस्थापन ही होता है। तो इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे विस्थापन, R को बोलेंगे विस्थापन सदिश। अब OP यानी O से P तक की जो दूरी है ये विस्थापन सदिश है, तो विस्थापन सदिश की दिशा क्या होगी, विस्थापन सदिश की दिशा जो होगी O से P की दिशा है, तो ये O से P की तरफ ऐसी हो जाएगी। तो ये हो गया विस्थापन सदिश की दिशा यानी कि R की दिशा, ये हो गई विस्थापन सदिश की दिशा, और ये हो गया क्षेत्रफल सदिश की दिशा। अब मान लेते हैं कि क्षेत्रफल सदिश जो है विस्थापन सदिश के दिशा से थीटा का कोण बनाता हो। तो आप अब समझो बात को, इस क्षेत्रफल सदिश के दो घटक बन जाएंगे, जो कोण से जुड़ा होगा वो cos थीटा, इस पर cos थीटा का घटक आ जाएगा, और यहाँ से एक और घटक बनेगा sin थीटा का। तो इसको बोलेंगे क्या, dA cos थीटा, और इसको बोल देंगे dA sin थीटा। और हमने आपको बताया था क्षेत्रफल सदिश की दिशा विस्थापन सदिश, यानी ये क्या है आपका, ये है, यहाँ हमने लिख दिया है विस्थापन सदिश है, ठीक है, ये विस्थापन सदिश है। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा जो है विस्थापन सदिश की दिशा में ही लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और आप एक बात और ध्यान रखो कि जो आवेश बिंदु P पर उपस्थित है प्लस Q आवेश, तो इस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं तो चारों तरफ निकलेंगी ना। इस बंद पृष्ठ से, ये जो बंद पृष्ठ बन रहा है आपका, ये इस बंद पृष्ठ के चारों तरफ विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे इधर भी निकलेंगी, ऐसे यहाँ पृष्ठ से लंबवत विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ऐसे इस पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी, तो इस पर भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं आएंगी। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा वही होती है जो विद्युत क्षेत्र रेखाओं की होती है। तो अगर हम कहें कि इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है आ जाएगा इसी लाइन पर, ये हो जाएगा विद्युत क्षेत्र P की दिशा। इतनी बात हमने सीख लिया।
अब हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लस हमें इसको सिद्ध करना है कि किसी बंद पृष्ठ से, ये पूरा बंद पृष्ठ बन गया, इस बंद पृष्ठ से लंबवत गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स जो होता है, विद्युत फ्लक्स को हमने क्या माना, फाई। फाई आपका क्या है, विद्युत फ्लक्स है, और क्यू क्या है, कुल आवेश है। क्यू है आपका कुल आवेश, और एप्सिलॉन जीरो क्या है, निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता है। यह निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता, इतना तो आप जानते ही हो। तो अब हमें सिद्ध करना है कि इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल अभिलंबोत, मतलब ये इस पृष्ठ से देखो निकलेगा तो सीधा निकलेगा लंबवत, विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या, पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, कुल आवेश कितना था, Q, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, यानी कि 1/एप्सिलॉन 0 से मल्टीप्लाई करें तो फाई बराबर Q/एप्सिलॉन 0, यानी कि इतना रिजल्ट मिलना चाहिए। यही गॉस का प्रमेय कहता है। अब हम इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम, आप ध्यान से देखो यहाँ पर, तो हम निकालेंगे प्लस Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। क्यों, क्योंकि आवेश है तो आवेश अपने आसपास विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो हम मान लेते हैं कि प्लस Q आवेश द्वारा बिंदु P पर कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसकी हम गणना पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से हम अपना डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत ही आसान है। ध्यान से आप देखो, हम कहेंगे प्लस Q आवेश, प्लस Q आवेश द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र को हम E से प्रदर्शित करते हैं। E बराबर विद्युत क्षेत्र का फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान में R स्क्वायर। तो आवेश, तो कुल आवेश देखो, ये जो Q आवेश है इसको हमने इस बंद पृष्ठ के केंद्र पर मान लिया है, बंद गोलाकार पृष्ठ के, लेकिन वास्तव में यही Q आवेश इस पूरे पृष्ठ पर जो है सतत रूप से, समान रूप से मतलब वितरित है। सतत आवेश वितरण में जो है, जो आवेश होता है वो पूरे पृष्ठ पर जो है समान रूप से वितरित होता है। और गॉस का प्रमेय सतत आवेश वितरण के लिए लागू किया जाता है। तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और कुल आवेश हमारा कितना है Q, तो फार्मूला Q अपान में R स्क्वायर, ये होता है Q अपान में R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है वो R स्क्वायर ही है। ये हो गया। तो हमने तो ये निकाल लिया कि प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया। अब हम निकालेंगे ये जो हमारा dA क्षेत्रफल है, इतना क्षेत्रफल हमें इस गोले के थोड़े से भाग का क्षेत्रफल हमने dA माना है। तो dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हम निकाल लेते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लक्स यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखा यहाँ से पास करेंगी, तो कितना फ्लक्स पास कर रहा है उसको हम निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे dA क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो dA मतलब इस बंद पृष्ठ का थोड़ा सा क्षेत्रफल है, थोड़े से भाग का क्षेत्रफल। तो थोड़े से क्षेत्रफल से थोड़ी सी ही विद्युत क्षेत्र रेखाएं पास करेंगी, यानी कि थोड़ा सा ही फ्लक्स गुजरेगा। तो थोड़े फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे, d बोल देते हैं। d सूक्ष्म राशि को बताता है, यानी कि फ्लक्स है लेकिन थोड़ा फ्लक्स, थोड़े से क्षेत्रफल से थोड़ा सा फ्लक्स पास करेगा। और फ्लक्स का हमने आपको दो फार्मूला बताया था, फाई बराबर एक फार्मूला होता है E ये, और जब एंगल थीटा हो तो एक फार्मूला और बताया था हमने आपको, फाई बराबर EA cos थीटा। यहाँ पर तो एंगल है थीटा, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फाई बराबर लगा लेंगे E ये cos थीटा, क्योंकि यहाँ पर एंगल हमारा थीटा है।
बट हम तो अभी तो हम केवल डीए क्षेत्रफल से फ्लक्स निकाल रहे हैं ना कि कितना फ्लक्स पास कर रहा है। तो यहाँ पर क्षेत्रफल ए की जगह पर हम क्या ले लेंगे, डीए, यानी कि सूक्ष्म क्षेत्रफल। तो हमें डीए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स मिला डी फाई बराबर ई डीए कास थीटा, इतना हो गया। इसको मिटा देते हैं। अब समझो आगे। अब इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, और हम कहें समीकरण 1 में ई का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में हम विद्युत क्षेत्र ई का मान रख देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा डी फाई बराबर ई का मान कितना है, ई का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर। ई का मान तो हमने यहाँ से ई का मान हमने यहाँ पर रख दिया ई के प्लेस पर। अब हमारा बचा इतना, इसको भी आगे लिख लेते हैं डी ए कास थीटा, इतना हमें प्राप्त हो गया। अब वास्तव में आप बात को समझो, तो हमने जो ये फ्लक्स निकाला है ये डीए क्षेत्रफल से पास करने वाला फ्लक्स निकाला है, और वास्तव में जो फ्लक्स है ये पूरे बंद पृष्ठ से पास कर रहे हैं ना। ये प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, आवेश से जो फ्लक्स निकल रहा है ये पूरे पृष्ठ से पास कर रहा है ना। तो अब हमें पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स निकालना है, तो हमने थोड़े से भाग से निकाला। अब हमें अगर पूरे पृष्ठ से होकर पास करने वाला फ्लक्स अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसका समाकलन कर देंगे। समाकलन करने से क्या होता है, अगर थोड़े से भाग का हमें पता है कि थोड़े से भाग से कितना मतलब फ्लक्स पास कर रहा है, तो अगर हम उसका समाकलन करेंगे तो पूरे पृष्ठ से कितना फ्लक्स पास करेगा वो हमें प्राप्त हो जाएगा। कैसे, समाकलन का मतलब ही होता है, जैसे मान लेते हैं कोई एरिया दिया हुआ है, अब इसका थोड़ा सा अगर थोड़े से भाग का क्षेत्रफल डीए है, तो अगर हम कहें समाकलन डीए, तो समाकलन डीए का हमें मिलता है ए, मतलब इस पृष्ठ का पूरा क्षेत्रफल अगर ए है तो हम थोड़े से भाग का के क्षेत्रफल का अगर हम समाकलन करेंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल हमें मिल जाता है। समाकलन का मतलब ये होता है किसी भी मतलब एरिया को छोटे छोटे स्ट्रिप में डिवाइड करने के बाद और छोटे छोटे पार्टों को जोड़ करके बड़ा कर देना। अगर थोड़े से भाग का हम समाकलन करेंगे तो पूरे भाग का हमें जो है मतलब क्षेत्रफल मिल जाएगा। समाकलन का जो जनरल फार्मूला होता है आपको ध्यान रखना है, ये समाकलन का चिन्ह होता है समाकलन डी एक्स बराबर होता है यक्स। ये फार्मूला आपको लर्न रखना है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है हम आगे करने जा रहे हैं, इसको करते हैं। हमने भी वास्तव में क्या किया है, इस थोड़े से डी ए भाग से पास करने वाला हमने फ्लक्स ज्ञात किया। ये फ्लक्स डी फाई क्या है, डी ए क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाला फ्लक्स है, और हमें निकालना है पूरे बंद पृष्ठ से पास करने वाला फ्लक्स। तो अगर हम कहें पूरे बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, होकर गुजरने वाला फ्लक्स, तो अगर पूरे पृष्ठ हमें निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने से हमें पूरे का मिल जाएगा, तो हो जाएगा समाकलन। अगर इस बाएं पक्ष का करेंगे तो दाएं पक्ष का भी करना पड़ेगा, तो समाकलन डी फाई बराबर हो जाएगा समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान में आर स्क्वायर डी ए कास थीटा। इतनी बात हो गई। अब आप समझो, समाकलन उसी क्वांटिटी का होता है जो वैरी करता है, जो बदलता है। यहाँ पर आप समझो फ्लक्स डी फाई है, क्यों, क्योंकि थोड़े से पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स डी फाई है, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कुछ और होगा, यानी कि फ्लक्स वैरी करेगा, तो इसका समाकलन होगा। 1 तो संख्या है, 4 संख्या है, पाई का मान 3.14 होता है, ये भी संख्या, एप्सिलॉन 0 का भी जो है इसका भी मान फिक्स होता है, तो यानी कि ये वैरी करने वाले नहीं है, तो इनका समाकलन नहीं होगा। साथ में क्यू जो आपका आवेश है, आवेश भी जितना है उतना ही रहेगा, आवेश भी वैरी नहीं कर रहा है, और ओ से पी की बीच की दूरी जो है आर वो भी वैरी नहीं करेगी, साथ में एंगल भी आपका वैरी नहीं कर रहा है, तो इन सभी चीज़ों का जो समाकलन नहीं होना है। समाकलन किसका होगा, समाकलन आपका जो वैरी करेगा होगा, यानी कि डी ए, ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है इसी का केवल समाकलन होगा, क्योंकि डी ए क्षेत्रफल का हम निकाल रहे हैं और
और हमें तो निकालना है पूरे का, तो क्षेत्रफल ही वैरी करेगा, तो क्षेत्रफल का जो बदलेगा उसी का समाकलन किया जाएगा। तो अगर हम कहें तो इसको वास्तव में कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हमने आपको समाकलन का फार्मूला बताया है, जो कि होता है समाकलन dx बराबर x होता है। यहाँ पर समाकलन dx बराबर x, तो समाकलन d फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और फाई मतलब कुल फ्लक्स हमें मिल गया। ऐसे अगर इधर कहें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 को बाहर कर लेते हैं, और साथ में q को भी हम बाहर कर लेते हैं, तो q से 1 में मल्टीप्लाई होगा तो q एक दिन q, यानी यहाँ पर तो q हो गया, और समाकलन यहाँ पर अंदर आ गया dA cos थीटा अपान में r²। और जब हमने आपको घनकोण पढ़ाया था तो उसमें हमने आपको सूक्ष्म घनकोण का एक फार्मूला बताया था। सूक्ष्म घनकोण d ओमेगा बराबर होता ही है dA cos थीटा अपान में r²। आप घनकोण का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये वास्तव में सूक्ष्म घनकोण का फार्मूला होता है। dw क्या है, सूक्ष्म घनकोण। तो dw बराबर dA cos थीटा अपान में r² होता है। तो dA cos थीटा अपान में r² की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, dw लिख सकते हैं। अब इधर थोड़ा सा मिटा देते हैं इन सब चीज़ों को, अपना टारगेट रहने देते हैं और बातों को मिटा देते हैं। ऊपर भी थोड़ा सा मिटा देते हैं। आपको अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। अब समझो बात को। इसके बाद हम कंटिन्यू स्टेप इधर कर रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू यहाँ पर q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और dA cos थीटा अपान में r² होता है सूक्ष्म घनकोण d ओमेगा। तो dA cos थीटा अपान में r² की जगह पर हम लिख देते हैं d ओमेगा। और चूंकि हम जानते हैं समाकलन dx बराबर x, तो समाकलन dw बराबर क्या होगा, w हो जाएगा। तो हमें मिल जाएगा फाई इक्वल टू q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और समाकलन dw का क्या हो जाएगा, w हो जाएगा। कैसे, सॉरी dw कहें d ओमेगा कहेंगे, यहाँ पर d ओमेगा का हो जाएगा ओमेगा। तो ये आपका जो है, क्योंकि समाकलन dx x होता है तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको समाकलन क्या लिखना आ गया। और ओमेगा क्या है, जो d ओमेगा था इसको हमने बोला था सूक्ष्म घन कोण। जब हमने आपको घनकोण पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था। और ओमेगा क्या है, ओमेगा है कुल घनकोण। कुल घनकोण, कुल घनकोण ओमेगा का मान हमने आपको बताया था, ओमेगा बराबर 4 पाई होता है। ये हमने आपको कराया था जब आपको घनकोण पढ़ाया था। तो ओमेगा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, चूंकि ओमेगा इक्वल टू होता है 4 पाई। तो ये आपका आप साइड में अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। तो ओमेगा का मान रखेंगे तो फाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और ओमेगा की जगह पर क्या लिख देंगे 4 पाई। तो 4 से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, तो फाई इक्वल टू हमें मिल जाएगा q अपान में एप्सिलॉन 0। यही गॉस के प्रमेय का प्रूफ है। हमने जो टारगेट लिया था फाई बराबर q अपान में एप्सिलॉन 0, वो हमें मिल गया फाई बराबर q अपान में एप्सिलॉन 0। तो इस प्रकार हम गॉस के प्रमेय को सिद्ध करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखें और समझने की कोशिश करें, आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। और ये आपके एग्जाम में बार बार आता रहता है, इसलिए आपको जो है अच्छे से रिवाइज